गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 12th के लिए कुछ कॉमन एरर्स लेकर आया हूँ और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। तो लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है, ये लुक फॉरवर्ड पूरा फ्रेज होता है लुक फॉरवर्ड टू, ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है और इसका मतलब होता है टू वेट, टू वेट ईगरली, उत्सुकता पूर्वक इंतजार करना। तो मैं तुमसे मिलने का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था या करता हूँ। मैं तुमसे मिलने का इंतजार करता हूँ। तो लुक फॉरवर्ड टू में ये जो टू दिया है ना, ये इन्फिनेटिव नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन जब भी आती है वर्ब में, प्रपोजिशन जब भी आती है सेंटेंस में, तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। बोलने में और सुनने में थोड़ा सा पता लगेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पता कैसे लगेगा या पहचाने कैसे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको बोलेंगे इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। और टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलेंगे हम जीरन। क्या बोलेंगे, जीरन। तो यहाँ पे ये जो मीटिंग आ रहा है ना, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पे ये जो टू आ रहा है वो प्रेपोजिशन है, ना कि इन्फिनेटिव टू। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेस। इस बिल्डिंग में, इस इमारत में 6 घर समाहित हैं। इस इमारत में 6 घर समाहित हैं। तो दो बातें आपको याद रखनी है, दो वर्ड होते हैं, एक कंप्राइज होता है, COMPRISE, कंप्राइज। ठीक है, और एक होता है कंसिस्ट। ये दोनों आपको याद रखनी है। कंसिस्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आता है, लेकिन कंप्राइज के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। तो ये दोनों बातें आपको अंडरलाइन रखनी है, ध्यान रखनी है कि कंप्राइज के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है और कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आता है। जैसे कि मैं कहूं दिस ग्लास कंटेन्स ऑफ, सॉरी अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, दिस ग्लास कंटेन्स ऑफ मिल्क, कंटेन्स ऑफ मिल्क। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कंप्राइज के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है और कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कंप्राइज के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है, यू आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ दिस मिस्टेक। यू आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ दिस मिस्टेक। तो रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। तो रेस्पॉन्सिबल के साथ हमें ध्यान रखना है, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा फॉर आता है। एक और इससे मिलता जुलता शब्द है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का भी आपको याद रखना है, अकाउंटेबल के साथ भी हमेशा फॉर आता है, अकाउंटेबल के साथ भी हमेशा फॉर आता है। और एक इसी का, ये मान के चलो आपका एडजेक्टिव है रेस्पॉन्सिबल, इसी का अगर हम नाउन बना दें तो नाउन क्या बन जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑफ का यूज होगा। इसका यूज होगा ऑफ का। तो हमें ध्यान रखना है, रेस्पॉन्सिबल के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है, रेस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा फॉर का यूज होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ऑफ के स्थान पर क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड। टू गो अब्रॉड, इसमें आपको दो चीजें समझनी है। पहली चीज क्या समझनी है,
पहली चीज आपको ये समझनी है कि गो के साथ टू नहीं आया है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि उसके पिताजी ने उसको रोका विदेश जाने से, तो विदेश के साथ टू का यूज क्यों नहीं हुआ। तो गो के साथ टू का यूज जब होता है जब कोई डेस्टिनेशन का पर्टिकुलर नेम दिया हो, डेस्टिनेशन का नेम दिया हो, जैसे कि गो टू आगरा, गो टू मथुरा, है ना, गो टू हाउस, गो टू कॉलेज, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर नेम दिया हो तो गो के साथ टू का यूज किया जाता है। डेस्टिनेशन की प्रीपोजिशन होती है टू आपकी, कहीं जाने के लिए टू का यूज किया जाता है और कहीं से लौटने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। कहीं जाने के लिए टू का यूज और कहीं से लौटने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे गो के साथ टू का यूज इसमें क्यों नहीं हुआ, तो आप ध्यान रखना एब्रॉड जो होता है किसी इंडिविजुअल चीज का नाम नहीं होता है। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, तो विदेश किसी पर्टिकुलर जगह का नाम तो है नहीं, विदेश तो कोई भी हो सकता है, जापान हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है। तो इसीलिए गो के साथ यहाँ पर क्या नहीं आया, टू नहीं आया। तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। एरर आपका है इसमें प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड माने क्या होता है, प्रिवेंटेड माने होता है रोकना। प्रिवेंटेड माने क्या होता है रोकना। तो प्रिवेंट के साथ हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रोपोजिशन आपका आता है, प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रोपोजिशन आपका आता है फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। एक और होता है आपका एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन के साथ भी फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोपोजिशन आपको ध्यान रखनी है, दोनों वर्ड आपको याद रखनी है। प्रिवेंट के साथ भी फ्रॉम आता है और एब्सटेन के साथ भी फ्रॉम आता है। तो आंसर क्या बनेगा, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम। अब यहाँ टू की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, फ्रॉम। और फ्रॉम आपका प्रोपोजिशन होता है, तो प्रोपोजिशन के बाद जब भी वर्ब लिखोगे तो कौन सी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा हिज फादर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। He told me that he wrote a letter to his superior। इस सेंटेंस में देखो क्या गलती है। He told me that he wrote a letter to his superior। उसने मुझसे कहा कि उसने पत्र लिखा था अपने सुपीरियर को। अच्छा, उसने कहा कब मुझसे, उसने मुझसे पास्ट में कहा। कब कहा, पास्ट में। अच्छा, पत्र कब लिखा था, पत्र उससे भी पहले लिखा था, यानी कहने से पहले लिखा था ना। तो पास्ट से भी जो पहले एक्शन होता है वो कहलाता है पास्ट ऑफ पास्ट। वो क्या कहलाता है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो हमें तो याद रखना है कि उसने मुझसे कहा था कि उसने लेटर लिखा था अपने सुपीरियर को। तो कहा था उससे पहले लिखा था ना, तो ये पास्ट का टेंस है, तो ये किसमें आएगा, पास्ट ऑफ पास्ट में आएगा। किसमें आएगा, पास्ट ऑफ पास्ट में। और जब पास्ट ऑफ पास्ट में आता है सेंटेंस तो उसे फिर पास्ट परफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पास्ट परफेक्ट। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। आपको लिखना पड़ेगा ही टोल्ड मी दैट, पास्ट परफेक्ट लिखेंगे तो हैड रिटन, हैड रिटन। आंसर क्या बनेगा, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज सुपीरियर। क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फ्रेंड इज बोथ अ नॉवेलिस्ट एंड अ पोएट। देखिए इस सेंटेंस में क्या आपको एरर नजर आ रहा है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज बोथ अ नॉवेलिस्ट एंड अ पोएट, यानी मेरे मित्रों में से एक, वन का मतलब क्या होता है, एक नॉवेलिस्ट भी है और पोएट भी है। तो ध्यान रखना यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ, क्या दिया हुआ है, ऑफ। और जो ऑफ होता है ना, ये एक ऐसा प्रपोजिशन होता है, ये जो प्रपोजिशन होता है ये पार्ट ऑफ टोटल को शो करता है। पार्ट ऑफ टोटल, पार्ट ऑफ टोटल में अगर कहूँ 2 ऑफ 5, 2 ऑफ 5, तो 5 हो गया आपका टोटल और 2 हो गया इसका पार्ट। बात समझ में आ रही है ना। तो जो ऑफ होता है वो प्रपोजिशन होता है और वो किसको शो करता है, पार्ट ऑफ टोटल को शो करता है। तो यहाँ पर ये
ऑफ दिया हुआ है और यहाँ पर माई फ्रेंड्स दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है। तो मेरी बात बताइए कि यहाँ पे 1 एक हो गया और फ्रेंड भी एक हो गया, तो एक में से एक थोड़ी ना होगा, एक में से एक नहीं होगा ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मैं माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। अब माई फ्रेंड्स कितने हो गए, ज्यादा लोग हो गए, तो ज्यादा में से हम एक को सेपरेट कर सकते हैं, एक का पार्ट निकाल सकते हैं। तो मेरे मित्रों में से एक, मेरे मित्रों में से एक नोवेलिस्ट भी है और पोइट भी है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मीरा इज, एक सेकंड, मीरा इज, ऐसे इरेज कर देता हूं, मीरा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन रीना। देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है, मीरा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन रीना। ये सेंटेंस आपका डिग्री से रिलेटेड है। इस सेंटेंस में आप गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मीना इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन रीना। और देन किसको शो कराता है, कंपैरेटिव डिग्री को शो कराता है। अब कंपैरेटिव डिग्री को शो कराता है तो ये मोर ब्यूटीफुल तो सही लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। अब ये एंड है, एंड जो कंजक्शन होता है ना, वो सेम रैंक की चीजों को कनेक्ट करता है, यानी प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से कनेक्ट करेगा और पॉजिटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री से कनेक्ट करेगा और कंपैरेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री से कनेक्ट करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि जो एंड है वो सेम रैंक की चीजों को जोड़ता है, बराबर की चीजों को जोड़ता है। तो यहाँ देन लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, यहाँ कंपैरेटिव दी हुई है, तो यहाँ भी आपको कौन सी डिग्री लिखनी पड़ेगी, कंपैरेटिव डिग्री ही लिखनी पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा, मीना इज गुड की कंपैरेटिव क्या होती है, बेटर। मीना इज बेटर देन, बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल देन रीना। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, यानी रेनी डे होने के कारण हम बाहर नहीं गए। रेनी डे होने के कारण हम बाहर नहीं गए। सेंटेंस देखने में बिल्कुल ही सरल और इजी लग रहा होगा बिल्कुल ही, लेकिन सेंटेंस में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है देखो समझो, यहाँ कॉमा, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अब ये जो प्रेडिकेट दिया हुआ है, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है, वी है, और इसका भी हमें जो सब्जेक्ट मानना पड़ेगा वो क्या मानना पड़ेगा, वी मानना पड़ेगा, जो कि इलॉजिकल होगा, जो कि क्या होगा, इलॉजिकल। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैंने लिखा सीइंग अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर आई रैन अवे, आई रैन अवे। अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, रैन अवे प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट कौन है, आई, और सीइंग अ टाइगर इसका सब्जेक्ट कौन है, आई। तो दोनों का कॉमन सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। तो सेंटेंस हमारा सही है। टायर को देखने वाला भी आई और भागने वाला भी आई, दोनों का कॉमन सब्जेक्ट हमने एक लिख दिया यहाँ पे। अब इस सेंटेंस में देखो, वी डिड नॉट गो आउट, ना जाने वाला कौन है, हम, और बारिश होना, बारिश होना हम, बारिश होने का सब्जेक्ट हम थोड़ी ना हो सकता है। तो इसका जो कॉमन सब्जेक्ट हमने जो वी लिया है वो गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट तो हो गया वी, और इस प्रेडिकेट का हमें सब्जेक्ट अलग से लिखना पड़ेगा यहाँ पे इट। क्या लिखना पड़ेगा, इट। तो अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इस प्रेडिकेट का ये सब्जेक्ट हो गया और इस प्रेडिकेट का ये सब्जेक्ट हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ इट विल रेन, यदि वर्षा होगी, वी शैल स्टे एट होम, तो हम घर पर ठहरेंगे या रुकेंगे। यदि बारिश होगी तो हम घर पर ठहरेंगे या रुकेंगे। अब ये इफ वाला जो सेंटेंस होता है, सभी को पता हुआ, इफ वाला जो क्लॉज होता है वो कंडीशन शो करता है। क्या शो करता है, कंडीशन शो करता है। तो कंडीशन वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जो मेन क्लॉज होती है, ये आपकी मेन क्लॉज है, ये आपकी कौन सी क्लॉज है, मेन क्लॉज है। और ये जो दी हुई है ये कौन सी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये कौन सी क्लॉज है,
सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ध्यान रखना, जब सेंटेंस में मेन क्लॉज दी हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज दी हो और सेंटेंस जनरली आपका कंडीशन वाला हो तो दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं आते, लेकिन जनरली दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। तो आपको इस सेंटेंस को दो फ्यूचर एक साथ ना आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेन क्लॉज है उसको फ्यूचर में ही रहने दो और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको आप इंडेफिनिट में बनाओ, प्रेजेंट में बनाओ। तो आंसर हो जाएगा इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम। नहीं समझ में आया? जैसे कि अगर मैं लिखूं, एग्जांपल दूं मैं आपको, इफ यू विल वर्क हार्ड, if you will work hard, comma, you will get success, get success। अब ध्यान दो, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफलता प्राप्त कर लोगे। सेंटेंस देखने में सही लग रहा है, बोलने में भी सही लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज से अगर सेंटेंस कनेक्ट है तो दो फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते। हमें क्या है, जो मेन क्लॉज होता है उसको फ्यूचर में लिख सकते हैं, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। तो आंसर बनेगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दो फ्यूचर एक साथ किसी सेंटेंस में आ ही नहीं सकते। अगर सेंटेंस आपका कंपाउंड है, अगर सेंटेंस आपका कैसा है, कंपाउंड है, तो दो फ्यूचर भी एक साथ आ सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल आपको लिख के बताता हूँ। ही विल कम, he will come and I will go, I will go। वह आएगा और मैं जाऊंगा, वह आएगा और मैं जाऊंगा। अब ये जो एंड है ना, ये एंड से जो कनेक्ट होता है ना क्लॉज, वो आपका कौन सा क्लॉज होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और ये जो क्लॉज है वो कैसा है? मेन क्लॉज है। तो अगर सेंटेंस में आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो दो फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते। अगर सेंटेंस में आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो दो फ्यूचर आपके एक साथ आ सकते हैं। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट एंड फास्ट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, आई डाउट दैट ही विल पास। मुझे डाउट है कि वह पास होगा, यानी मुझे इस बात का डाउट है कि वो पास होगा या नहीं होगा। अब सेंटेंस में पढ़ो। अब इस सेंटेंस को ना समझाने के लिए मैं आपको दो सेंटेंस दे रहा हूं। जैसे कि मैंने लिखा आई डाउट डैश ही विल पास, ही विल पास। दूसरा लिखा मैंने आई डोंट डाउट डैश ही विल पास। ठीक है, अब दो सेंटेंस देखो, इससे आप जस्टिफाई कर पाओगे कि सेंटेंस सही है या गलत है। पहला सेंटेंस बोलो आई डाउट, इसी को पढ़ लो, आई डाउट, मुझे संदेह है। अब जब हमें किसी बात में संदेह होगा तो जो आगे का जो स्टेटमेंट होगा वो श्योर होगा, सर्टेन हुआ या अनसर्टेन हुआ। यदि मैं कह रहा हूं कि मुझे इस बात पर डाउट है, डाउट होगा तो बात सर्टेन हुई, अनसर्टेन हुई, अनसर्टेन होगी। कैसी होगी? अनसर्टेन। तो अनसर्टेनिटी के लिए कंजक्शन लगाते हैं वेदर। क्या लगाते हैं? वेदर। आई डाउट वेदर ही विल पास। ठीक है, अच्छा दूसरा सेंटेंस पढ़ो। दूसरे में लिखा हुआ आई डोंट डाउट, आई डोंट डाउट, मैं डाउट नहीं करता हूं कि वह पास हो। अच्छा डाउट नहीं करता है तो बात आपकी जो होगी वो सर्टेन होगी, अनसर्टेन होगी? बात आपकी सर्टेन होगी। जब बात सर्टेन होगी तो सर्टेनिटी के लिए कंजक्शन लगता है आपका दैट। क्या लगता है? दैट। तो आपका इस सेंटेंस में जो एरर था वो क्या था? दैट की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? वेदर। क्या लिखना पड़ेगा? दैट, वेदर। अच्छा दो क्वेश्चन और देखो। जैसे मैंने लिखा आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल डैश ही विल पास, आई एम डाउटफुल डैश ही विल पास। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने आई एम
or little doubtful, dash he will pass. I am doubtful, dash he will pass. I am a little doubtful, dash he will pass. अब इस सेंटेंस में पढ़ो, पहले सेंटेंस में मैं डाउटफुल हूँ, और जब आप डाउटफुल हो तो बात आपकी सर्टेन होगी या अनसर्टेन होगी? डाउटफुल हो तो बात अनसर्टेन होगी, अनसर्टेन होगी तो आप इसमें क्या लाओगे? वेदर। क्या लाओगे? वेदर। अब इसमें कह रहा आई एम अ लिटिल डाउटफुल, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। एक सेकंड, इसमें इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो, आई एम लिटिल डाउटफुल, आई एम लिटिल डाउटफुल। लिटिल का मतलब पता क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। मैं ना के बराबर डाउटफुल हूँ, मुझे ना के बराबर संदेह है कि वह पास होगा या नहीं होगा। अब ना के बराबर संदेह मतलब संदेह है ही नहीं, जब संदेह नहीं है तो बात श्योर होगी, बात सर्टेन होगी, सर्टेन होगी तो हमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा दैट। क्लियर? तो ये 5 और 5 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, और आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा पढ़ाने का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।